मौसम बड़ा बेईमान है रे किसना बड़ा, कखनो गड़गड़ा थे कखनो भड़भड़ा थे। आज अरे क्या किशन भैया, क्या गड़गड़ा रहे हैं भड़बड़ा रहे हैं? इतना मस्ती वाला गाना है, अरे आप एकदम मुंह बना कर गड़गड़ा है, क्या कर रहे हैं? तो का कहथिन ई मौसम में मंजूर लखे मोर के पंख निकला के नाचे कहथिन हमके। अब यह तो लक्षण आपका खराब है, चिड़चिड़ाने वाला। अरे भैया साफ साफ बतलाइएगा तब तो कुछ समझेंगे। अरे बुच्चू हम साफे कहत हियो, तोर समझ कर फेर कहो। आँख कर कचरा के साफ कर और ऊपरे देख मौसम कैसन है। अरे हाँ किशन भैया, अरे मौसम तो वाकई खराब है, लग रहा तूफान आएगा का? तूफान आ भी सकोला नहीं भी आ सकोला, मकिल ई बेईमान मौसम बहुत बेईमान कहो जान ले। अरे अब मौसम का छोड़िए किशन भैया, अभी तक गीता अरे गीता दी आ गई, नाम लेते। जोहार गीता दी। आप लोगों को भी मेरा जोहार। दीदी जोहार। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत पहले कर लेते हैं। हाँ गीता दी, हाँ। जोहार किसान भाई बहन, कृषि दर्शन के इस अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो कार्यक्रम के शुरुआत में सबसे पहले हम देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुश्री। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। जनजातीय किसानों की उन्नति के लिए चलाई जा रही है ट्राइबल सब प्लान योजना। राज्य के किसान अपनी भाषा में पा सकते हैं कृषि संबंधी जानकारियां। एक साथ बहुत सारे काम करता है पावर टिलर। राज्य में कृषि विकास से संबंधित बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं। साथ ही राज्य के किसानों की आर्थिक उन्नति के लिए भी कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन्हीं योजनाओं में से एक प्रमुख योजना है ट्राइबल सब प्लान योजना। इस योजना के अंतर्गत जनजातीय किसानों की उन्नति के लिए कार्य किए जाते हैं। ट्राइबल सब प्लान योजना राज्य में विशेषकर आदिवासी बहुल क्षेत्रों में चलाई जा रही है। राज्य के जनजातीय किसानों की आर्थिक उन्नति के लिए इस योजना को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत जनजातीय श्रेणी के किसानों को कई तरह के कृषि कार्यों से संबंधित जैसे केचुआ खाद निर्माण, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन इत्यादि का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस योजना से राज्य के आदिवासी बहुल क्षेत्रों के किसान लाभान्वित हो रहे हैं। राज्य के किसानों को नई वैज्ञानिक कृषि तकनीकों और कृषि से जुड़ी अन्य विषयों जैसे कृषि उत्पादन, पौधा संरक्षण, पौध प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधन, कटाई, कृषि प्रौद्योगिकी, बीमा, बाजार के साथ साथ मौसम संबंधी जानकारियां सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से पहुंचाने के लिए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि प्रसार शिक्षा विभाग द्वारा कृषि विशेषज्ञ प्रणाली का विकास किया गया है। राज्य के किसान यहां संपर्क कर ये जानकारियां अपनी भाषा जैसे नागपुरी, संथाली, कुडुख, मुंडारी के साथ साथ अंग्रेजी और हिंदी में भी ले सकते हैं। खरीफ के समय में हमारे यहाँ दलहनी फसलों में मूंग, अरहर और उड़द इत्यादि लगाए जाते हैं। जो किसान इस खरीफ में अरहर लगाना चाहते हैं वे बहार, बिरसा अरहर 1 और नरेंद्र अरहर 1 नामक अरहर के उन्नत प्रभेदों के बीजों की बुआई कर सकते हैं। ये प्रभेद झारखंड की जलवायु और मिट्टी के लिए विशेषज्ञों द्वारा अनुशंसित है। बहार, बिरसा अरहर 1 और नरेंद्र अरहर 1 ये अरहर के उन्नत प्रभेदों में अच्छे माने जाते हैं। ये मिश्रित खेती के लिए उपयुक्त होते हैं। लगभग 220 दिनों में इसकी फसल तैयार हो जाती है। प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम की दर से बीजों की बुआई कर और उचित कृषि कार्यों को करके लगभग 20 से 25 क्विंटल अरहर की उपज पाई जा सकती है। किसान भाइयों, खरीफ में अरहर की खेती के लिए जो अनुशंसित किस्में हैं उसमें बहार, बिरसा अरहर 1, नरेंद्र अरहर 1, मालवीय 13 ये सब जो है अच्छी किस्में हैं और इसका खेती करके आप अच्छी उपज ले सकते हैं। खेती बाड़ी में जैविक खादों द्वारा होने वाले लाभ को देखते हुए इसका उपयोग बढ़ा है, परंतु कहीं कहीं यह भी देखा गया है कि जैविक खादों के इस्तेमाल से लाभ की जगह फसल को नुकसान हुआ।
कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि उचित मात्रा में खाद का प्रयोग नहीं होने के कारण फसल को हानि पहुंचती है। इसलिए किसानों को फसल के अनुसार उचित मात्रा में खादों का प्रयोग करना चाहिए। आइए कृषि विशेषज्ञ से जानते हैं कि कौन सी फसल में जैविक खाद की मात्रा कितनी हो। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जो किसान भाई अपने खेतों में वर्मी कंपोस्ट यानी कि जैविक खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी मात्रा उचित दें। यानी कि अगर आपको जैविक खाद फसलों में इस्तेमाल करना है तो 50 से 60 टन प्रति हेक्टेयर के इसका इस्तेमाल करें। और दूसरी बात, अगर जो किसान भाई इनको वृक्षों में इस्तेमाल करना चाहते हैं वो 200 ग्राम प्रति वृक्ष के हिसाब से ये वर्मी कंपोस्ट या जैविक खाद का उपयोग कर सकते हैं। किसी भी फसल को लगाने के लिए सबसे पहले खेत की तैयारी करनी होती है। इस कार्य को आसानी से करने के लिए किसान पावर टिलर नामक उपकरण की सहायता ले सकते हैं। खेत की तैयारी में होने वाले बहुत सारे कामों को ये उपकरण तुरंत निपटा देता है। यह है पावर टिलर। खेत में ये उपकरण किसानों की बहुत तरीके से मददगार साबित होता है। इस उपकरण द्वारा खेत की जुताई, ढुलाई, ढेला फोड़ना जैसे कामों को आसानी से किया जा सकता है। पावर टिलर की मदद से एक दिन में लगभग 6 एकड़ भूमि को बुआई के लिए तैयार किया जा सकता है। कृषि समाचार में आइए अब मिलते हैं कृषि जगत के एक सफल व्यक्तित्व से और जानते हैं सफलता की मंजिल इन्होंने कैसे पाई। इन शख्स को अपनी मेहनत और अपनी खेती बाड़ी के तौर तरीकों पर पूरा भरोसा है। इसी आत्मविश्वास के दम पर वे सभी प्रकार की फसलों की बहुत अच्छी खेती करते हैं, जिसकी तारीफ उनके गांव वाले ही नहीं बल्कि दूसरे गांव के लोग भी करते हैं। हम पहले धान गेहूं का खेती करते थे। खेत था पहले बहुत सा बीज लगाना पड़ता था, 1 मन 2 मन। अब जब हम लोग विज्ञान केंद्र में थोड़ा सा ट्रेनिंग लेने के बाद हमने खेती करने शुरू किए तो 1 से 2 केजी में अब बहुत उससे 2 गुना धान उपज होने लगा। गेहूँ भी हमारे पास 4 से 5 एकड़ ज़मीन बंजर भूमि की तरह रखा हुआ था। तो इसी तरह हम लोग करते उरते नहीं थे। तो उसके बाद हमने 1-2 साल से उसमें ओल का खेती करने लगे। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। कोडरमा अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज राज्य की प्रमुख खाद्यान्न मंडियां हल्के उतार चढ़ाव के साथ सामान्य रहीं, परंतु दलहनी और तिलहनी अनाजों के भाव में तेजी बनी हुई है। उधर सब्जी मंडियों में हरी सब्जियां अपने पूर्व के मूल्यों पर कायम है। आलू और टमाटर के मूल्यों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आज बिके कुछ प्रमुख अनाजों के भाव पर नजर डालें तो इस प्रकार रही। चावल मोटा न्यूनतम 1400 रुपए से लेकर अधिकतम 2200 रुपए। चावल मध्यम न्यूनतम 2100 रुपए से लेकर अधिकतम 2600 रुपए। गेहूं न्यूनतम 1500 रुपए से लेकर अधिकतम 1700 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 7100 रुपए से लेकर अधिकतम 9300 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 5400 रुपए से लेकर अधिकतम 6500 रुपए। दाल चना न्यूनतम 4400 रुपए से लेकर अधिकतम 5500 रुपए। सरसों तेल न्यूनतम 8200 रुपए से लेकर अधिकतम 9400 रुपए। आलू न्यूनतम 800 रुपए से लेकर अधिकतम 1000 रुपए। और प्याज न्यूनतम 1500 रुपए से लेकर अधिकतम 2100 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो।
याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ ठीक है। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधित समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या के हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो, आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हाँ, तो किसान भैया, कन्हैया भैया, कैसी चल रही है आप लोगों की किसानी? का दीदी, खेती किसानी तो ठीक है चली, मकील का ई मौसम तो साथे नहीं देवत है। का दीदी, मैं समझ गई। प्रतिकूल मौसम में फसल प्रबंधन कैसे करे, यही चिंता हो रही है ना? हाँ दीदी, यही चीज सोचती हो। तो इसके बारे में तो जानकारी तो चाहिए ही। एकदम बहुत जरूरी है दीदी। जरूरी है, जरूरी। इसके लिए हमें अपने विशेषज्ञ के पास चलना होगा और उनसे ढेर सारी जानकारियाँ लेनी होंगी। एकदम। हाँ दीदी, सही बात। तो चलिए, इसकी विस्तार से जानकारी के लिए आपको लिए चलते हैं अपने विशेषज्ञ डॉक्टर किरण सिंह के पास, जिनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी भानु घोष। झारखंड की जलवायु सभी सब्जियों और फसलों के खेती के लिए अनुकूल मानी जाती है और यहाँ का वातावरण भी फसलों के बढ़वार में मदद करता है। चूँकि आज के समय में वैज्ञानिक तकनीक और नवीनतम कृषि उपकरणों के प्रयोग से खेती करना और भी आसान हो गया है, जिससे किसान कम लागत में ही ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं। जहाँ तक प्रतिकूल मौसम में खेती करने की बात होती है तो किसानों को बहुत सारी बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रतिकूल मौसम अर्थात वर्षा से संबंधित बारिश का देर से होना, बारिश का कम या अनुपात के मुकाबले ज़्यादा मात्रा में होना, ये सभी प्रतिकूल मौसम के लक्षण हैं, जिसका प्रभाव हमारे फसलों पर पड़ता है, जिससे हमारे फसल कभी कभी सुखाड़ या पानी की अधिकता से बर्बाद हो जाते हैं। ऐसी स्थिति हमारे सामने आने पर हमें वैज्ञानिक तकनीक और कृषि विशेषज्ञों से सलाह लेने से हम होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। प्रतिकूल मौसम से मतलब ये है कि बारिश का कम होना, बारिश का देर से आना, बारिश का रुक रुक कर होना या फिर कभी ज़्यादा बारिश हो जाना, कुल वर्षा का अनुपात कम होना,
इस तरह से देखें तो बारिश का जो आनुपातिक वितरण है पूरे बारिश के मौसम में, उसमें जब बढ़त या जो घटाव होता है, घटाव होने पे सुखाड़ की स्थिति आती है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जब 2-3 दिनों की लगातार बारिश होती है, उस समय फसल के डिमांड से ज़्यादा बारिश होती है और वो समय भी एक प्रतिकूलता लाता है हमारे फसल चक्र में, हमारे फसल के अलग अलग ग्रोथ का जो पीरियड है उसमें, और उसको हम एक प्रतिकूल मौसम के नाम से हम लोग अगर उसकी व्याख्या करें, ताकि हम उनके लिए, किसानों के लिए जो बेहतर फसल प्रबंधन है इन सभी परिस्थितियों के लिए, उसका हम चयन कर पाएँ। अगर वर्षा के गैर अनुपातिक मात्रा की बात करें तो साल में 80% वर्षा के जल का हम सिर्फ 2 महीने ही प्रयोग करते हैं तथा बाकी बचे 20% वर्षा का साल के अन्य महीनों में फसलों तथा सब्जियों के खेती में प्रयोग करते हैं। इसलिए हमें जल का प्रबंधन करना अति आवश्यक हो जाता है। बेहतर जल प्रबंधन के लिए धान, मक्का तथा सब्जियों में टमाटर, नेनुआ, सेम की खेती करना फायदेमंद रहता है। इसके अलावा किसानों को मिश्रित खेती करने की सलाह भी दी जाती है। मिश्रित खेती के लिए जमीन का चुनाव अत्यधिक महत्वपूर्ण है। टाड़ या ऊपरी जमीन पर खेती के लिए किसान धान के साथ अरहर, मक्का के साथ अरहर या सोयाबीन तथा मड़ुआ की खेती कर सकते हैं। चूंकि इन फसलों में पानी की आवश्यकता कम होती है, सुखाड़ से बचने के लिए इन फसलों के अनुशंसित प्रभेद तथा कम दिन के फसलों की बुआई लाभदायक होता है। उन्नत प्रभेदों में धान के अभिषेक, बिरसा विकास धान 108 और 110 तथा निचली जमीन के लिए धान की उन्नत किस्मों में नवीन और ललाट किस्में रोगरोधी तथा कम दिनों में ही तैयार होने वाली फसल है। बारिश का, मानसून का देर से आना, और दूसरा है कि बारिश का आनुपातिक वितरण का बहुत ही तारतम्यता ना होना, उसमें एक गैर आनुपातिक तौर पे उसका वितरण होता है, जिसकी वजह से जो बारिश है वो 2 महीने में 80% से ज़्यादा होती है, बाद में वो 20% बारिश पूरे साल होती है। तो ऐसे में किसान भाइयों, आपके लिए तकनीक से ज़्यादा जो बेहतर उपाय है वो है आपका एक बेहतर प्रबंधन। तो सबसे पहले हम एक चिन्हित करें कि बारिश अगर देर से आया है, देर से आने का मतलब है कि अगर बारिश अगस्त के मौसम में ज़्यादा बारिश हो रही है, तो किसान भाई धान के फसल को आपको प्रबंधन करना है, ताकि आप उससे उत्पादन भी ले पाएँ और मुनाफा भी कमा पाएँ। ऐसे में आपको जो करना है कि आप एक अकेले एकल फसल पद्धति पे ना जाएं। आप टाड़ जो ऊपरी ज़मीन है उसके लिए आप अंतर्वर्ती खेती के ऑप्शन को लें, और जो मिक्स्ड जो मिश्रित खेती है उस ऑप्शन को लें, और उसमें कुछ जो अनुशंसित तकनीक है वो है, जैसे धान के साथ अरहर की खेती, 4 लाइन धान का और फिर 1 लाइन अरहर का हो। उसके अलावा मक्का के साथ आप अरहर ले सकते हैं, सोयाबीन ले सकते हैं, उसके अलावा सेम ले सकते हैं। वर्षा के कम होने की स्थिति में बिचड़ों के रोपण में बड़ी समस्या आती है, इसलिए इनसे बचने के लिए फसलों या सब्जियों का नर्सरी तैयार कर लेना चाहिए तथा उसे 1-1 सप्ताह के अंतराल पर रोपाई करना चाहिए, जिससे बिचड़ों का बढ़वार सही ढंग से होता है। नर्सरी को स्टैगर्ड तरीके से लगाएं। स्टैगर्ड करने का मतलब है कि आप नर्सरी अगर आपने आज डाला है तो दूसरी नर्सरी, दूसरा पौधशाला, छोटा पौधशाला आप 1 सप्ताह के बाद डालें, 3 दिन के बाद डालें, और इस तरह से पूरे अपने जो पौधशाला बनाते हैं आप उनको 3 समय में अलग अलग समयों में करें, ताकि आपके पास जो बिचड़े उपलब्ध हों वो सही उम्र के हों, और ताकि आप सही समय पे बारिश होने पे उनको आप रोपण कर सकें। इसके अलावा किसानों को पूंजी विधि से खेती करना फायदेमंद रहता है। पूंजी विधि ऐसी कृषि तकनीक है जिसमें 4 से 5 प्रकार की सब्जियों के बिचड़े को लेकर खेत में गहराई में लगाया जाता है, जिससे उनमें कीड़ों का प्रकोप कम लगता है तथा समय पर इन पौधों का विकास भी होता है, जिससे पैदावार भी अच्छी होती है। इन्हीं सब तकनीकों को अपनाकर किसान प्रतिकूल मौसम में फसल प्रबंधन कर अपनी आय बढ़ा सकते हैं। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन और तू
मुर्शिद आए न आए। माँ देखो, बापू हमारे लिए शहर से छतरी लाए हैं, कितनी अच्छी है। हाँ लाडो, अब तो बरसात से बची रहेगी। और ये ले, हमारे घर की छतरी, हमारे खेतों की छतरी और हमारे भविष्य की सुरक्षा की छतरी। ये क्या कह रहे हैं आप? अरे भगवान, ये फसल बीमा है। सूखा, बाढ़, आंधी, तूफान या कीड़ों व रोगों से फसल अगर बर्बाद हो जाए तो उस कम फसल की भरपाई सरकार की बीमा योजना द्वारा की जाएगी। बीमा में खर्च कितना आया? बहुत कम। प्रीमियम चुकाने में सरकार से मदद भी मिली। भारत सरकार की फसल बीमा योजनाओं के तहत अधिसूचित खाद्य फसलों जैसे चावल, गेहूं, तिलहन, वार्षिक बागवानी फसल व व्यावसायिक फसलों जैसे गन्ना, कपास आदि और नारियल का फसल बीमा किया जाता है। प्रीमियम चुकाने में सरकार द्वारा वित्तीय सहायता भी दी जाती है। फसल बीमा योजना के लिए संपर्क करें अपने जिला कृषि अधिकारी, कृषि सहकारी समिति या निकटतम बैंक शाखा से। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें किसान कॉल सेंटर के राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर। अरे वाह, क्या छतरी है। फसल बीमा योजना का लाभ उठाएं, भविष्य सुरक्षित करें। किसानों के हित में बड़ा कदम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक उपज। सिंचाई के सही तरीकों और जल संरक्षण की नई तकनीकों के साथ बढ़ेगा जमीन का जल स्तर। जिला स्तर पर होंगी सिंचाई योजनाएं। असिंचित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाकर बढ़ेगा उत्पादन। भारत सरकार की विशाल योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। हाँ तो कन्हैया भैया, बताइए आप क्या पूछना चाह रहे थे? हाँ दीदी हम पूछना चाहते हैं दीदी। कहिए, पूछना क्या चाहते हैं दीदी? समझना चाहते हैं कि आखिर सीधी बुआई क्या है। हम सीधी बुआई के बारे में समझना चाहते हैं। कन्हाई, अच्छा तो सीधी बुआई जो करे खोजा थे वो आंबा करबे कि कटहर का सीधी बुआई का करबे? आप तो चुपे रहिए ना किशन दा, खाली लटपट बोलते रहते हैं। चुप से रहिए दीदी। मेरा कहने का अर्थ ये है ना दीदी कि सीधी बुआई द्वारा धान की उत्पादन तकनीक के बारे में समझना है दीदी। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए इसके बारे में जानकारी हम भी लेंगे और आप भी लेंगे और हमारे किसान भाई बहन भी लेंगे। तो इसकी विस्तार से जानकारी के लिए चलते हैं अपने विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमोद कुमार के पास। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र जगन्नाथपुर पश्चिम सिंहभूम में है और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं यहीं के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर प्रमोद कुमार। ये हमें जानकारी देंगे कि धान की सीधी बुआई से उत्पादन कैसे करें। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद संजय जी, और सभी किसान भाइयों को कृषि विज्ञान केंद्र पश्चिम सिंहभूम की ओर से और मेरी ओर से जोहार। डॉक्टर साहब, जैसा कि विषय है कि धान की सीधी बुआई से उत्पादन, तो धान के तो हमारे झारखंड में विभिन्न प्रकार से किसान भाई खेती करते हैं, तो ये सीधी बुआई से उत्पादन का क्या तात्पर्य है? धान जो है दो प्रकार से खेती की जाती है। एक तो है कि रोपा करके हम लोग इसकी खेती, जो मुख्य रूप से देश के सभी जगहों पर इस तरह से रोपा द्वारा खेती की जाती है। और दूसरा जो है, आजकल कुछ समस्याएं हैं जिसके कारण कि सीधी बुआई से धान की खेती पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। उसका जो प्रमुख कारण है वो समय पर जो धान का मेन मुख्य सीजन जो होता है उस समय मजदूरों का अभाव हो जाता है। उसके बाद जो है इसमें अगर सीधी बुआई से हम लोग धान की खेती करते हैं तो उसमें उत्पादन लागत की कम हो जाता है। और इसके अलावा जो आजकल धान की खेती में जो रोपा विधि से करते हैं उसमें पानी के जमाव के चलते जो है मीथेन का उत्सर्जन ज़्यादा होता है, जिसके चलते ग्लोबल वार्मिंग का आजकल सुने होंगे प्रभाव है ये मीथेन के चलते। तो सीधी बुआई से अगर हम लोग धान की खेती करते हैं तो उसमें जो है मीथेन का जो है उत्सर्जन नहीं के बराबर होता है। इसके अलावा जो है बारिश या मौसम की अनिश्चितता के चलते जिनकी बीच बीच में जो है 10 दिन 15 दिन जो बारिश है वो नहीं होती है, इसके चलते जो
रोपा का समय, जिस समय कि हम लोग रोपा करते हैं उस समय कदवा नहीं कर पाने के कारण समय से जो है रोपाई नहीं हो पाता है। इस कारण से जो है अभी सीधी बुआई द्वारा धान उत्पादन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। अब इसकी विधि क्या है और साथ ही साथ कैसे हमारे किसान भाई इसको करें, और साथ ही साथ हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि कौन कौन से ऐसे प्रजाति हैं, कौन कौन सी किस्म है जो सीधी बुआई में लगाने से ज़्यादा उत्पादन दे सकते। किसान भाइयों, जो सीधी बुआई का तकनीक है उसमें हम लोग धान की खेती दो तरीके से करते हैं। एक तो है कि सूखा विधि। इस विधि में जो है बीज को सूखे में ही खेत तैयार करके पहले खेत को अच्छी तरह से तैयार कर लिया जाता है, उसके बाद उसमें पाटा करके समतल कर दिया जाता है और कतार में 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर उसको बुआई करते हैं। कुछ किसान इसको जो है छिटक करके भी और बुआई करते हैं। ये सूखा विधि है। और इसके जो दूसरा तरीका है जिसमें गीली बुआई जिसको कहते हैं, तो उसमें जैसे हम लोग धान का रोपा करते हैं ना, उसी तरह से इसमें भी हम लोग कदवा करते हैं। उसी तरीके से इसमें भी कदवा करते हैं। और जो पहले से अंकुरित बीज है उसको हम लोग खेत में कदवा करने के बाद जो पानी निकाल करके, पानी जब ना रहे तो उसमें हम लोग पहले से अंकुरित बीज की बुआई करते हैं। तो ये जो है इसके लिए बुआई के लिए हम लोग सीड ड्रम, प्लास्टिक सीड ड्रम का है, उसका भी व्यवहार करते हैं। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में कौन सी ऐसी किस्में हैं जो कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन दे सके हमारे किसान भाइयों? सीधी बुआई के लिए जो अनुशंसा है उसमें मुख्य रूप से कम अवधि की किस्में और मध्यम अवधि की किस्में की ही अनुशंसा है। इसमें जो कुछ मुख्य अनुशंसित किस्में हैं वो आपका बिरसा धान 108, बिरसा विकास धान 109, बिरसा विकास धान 110, CR 40, सहभागी, अभिषेक, IR 64, QTL, ये सब जो है बहुत ही अच्छा जो है उपज देने वाली किस्में हैं। वो सीधी बुआई के से अगर इसका खेती किया जाए तो। डॉक्टर साहब, अब बात आती है कि जब जैसे ही हल्का फुहारा पड़ता है तो बहुत सारे खरपतवार निकल आते हैं, तो हमारे किसान भाई इससे कैसे निजात पाएं? सीधी बुआई से अगर धान की खेती करते हैं तो उसमें खरपतवार का समस्या अधिक होता है। तो उसके लिए है कि आप रासायनिक विधि अगर अपनाएं तो उसमें आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा और लागत भी कम आएगा। तो आप इसके लिए कि बुआई के 1 सप्ताह के अंदर आप जो घास न निकलने का जो रसायन है या प्री इमर्जेंस जिसको हर्बिसाइड बोलते हैं, उसमें प्रेटलाक्लोर जो है 0.75 लीटर एक्टिव सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर के दर से इस्तेमाल करें। और पुनः जब धान जो है 25 दिन के आसपास, 25 दिन से 1 महीना के आसपास का जो स्थिति स्टेज आता है, उस समय आप बिस्पायरीबैक नाम का जो एक दवा है वो 250 ml प्रति हेक्टेयर की दर से अगर इस्तेमाल करेंगे तो उसमें जो है सभी तरह के सकरी पत्ती वाले या चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार का जो है वो नियंत्रण हो जाता है। उर्वरकों की मात्रा कितनी देंगे और किस तरीके से सीधी बुआई के लिए उर्वरक का चुनाव करेंगे? उर्वरक में इसमें 3 उर्वरक जो है धान के लिए अनुशंसित है। मुख्य 3 उर्वरक, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। तो नाइट्रोजन को हम लोग यूरिया के रूप में देते हैं, तो उसमें जो है बुआई के समय 17 किलो और निकाई गुड़ाई जब जिस समय करते हैं 1 महीना के आसपास, तो उस समय 26 किलो दें। उसके बाद 26 किलो DAP, डाइअमोनियम फॉस्फेट, और 13 किलो जो है MOP का प्रति एकड़ के दर से आप इस्तेमाल करें। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संजय जी, और सभी किसान भाइयों को जोहार।